तो हम लोग का चल रहा था डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए अब हम लोग जो ढूंढना चाहते हैं वो सबसे पहला बात क्या है कि डायरेक्शन ऑफ आउटपुट और रिजल्टेंट, जो भी बोलिए, आउटपुट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कि मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटपुट होगा उसका अगर हम लोग डायरेक्शन चाहते हैं तो कैसे हम लोग उसका डायरेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला बात क्या बोला जाता है कि जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। किसके? परपेंडिकुलर होगा। ये बात पहले भी लिखे हैं कि प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कि मान लीजिए कि अगर सी वेक्टर है जो बना है किसके, क्रॉस प्रोडक्ट करने से ए और बी के, तो ये बोला गया कि जो सी वेक्टर होगा, कि मान लीजिए ए और बी वेक्टर पक्का किसी न किसी प्लेन में लाई कर रहे होंगे। तो अगर ए और बी वेक्टर इस तरीके से किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वेक्टर सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन दैट कंटेन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर मान लो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है तो यही बोला जाता है कि जो आउटपुट होगा किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, वो परपेंडिकुलर होगा दोनों ही ओरिजिनल वेक्टर के। कि ये वेक्टर जब प्लेन का ही परपेंडिकुलर हो गया, कि जिस प्लेन में कोई चीज बैठा हुआ है उस प्लेन का ही कोई चीज अगर परपेंडिकुलर हो गया, तो मान लीजिए अगर ये दोनों वेक्टर हैं इस प्लेन में तो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, प्लेन के भी परपेंडिकुलर, ऐसा होगा। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो उसके लिए दो रूल होता है। एक रूल होता है उसको बोला जाता है कि राइट हैंड पाम रूल। कि राइट हैंड पाम रूल में देखिए डायरेक्शन कैसे निकलेगा। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है कि बोला जाता है कि पुट द पाम ऑफ राइट हैंड along first vector and rotate it, या रोटेट की जगह कर्ल बोलिए, ज्यादा कर्ल वर्ड ज्यादा चलता है, एंड कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, the thumb will give। जो आपका थंब होगा कैसे लगाना है अभी एग्जांपल लेते हैं। will give डायरेक्शन ऑफ आउटपुट। देखिए जो आपका, इसको क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि आउटपुट एक वेक्टर है। वहां पे डॉट में देखे थे ए डॉट बी एक स्केलर बनता था। तो कहने का मतलब यह है कि इसका तीन जगह जरूरत है। एक जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, एक इस चैप्टर में ही जरूरत है कि डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट बोल रहे, डायरेक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक बार जब आप पढ़ रहे हैं तब जरूरत है। और दो चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा जरूरत है, एक रोटेशन चैप्टर और दूसरा मैग्नेटिज्म चैप्टर। ये दोनों चैप्टर जो है आप बिना क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सूचना के नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो आपको रोटेशन और मैग्नेटिज्म समझ में नहीं आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पे ये दोनों चैप्टर बेस्ड है, जहां पे 3D और वेक्टर्स का बहुत यूज होने वाला है। देखिए नियम क्या बोलता है, तो इसका सिंपल हम लोग यही पे इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसके नीचे इसको माना जाए। कि देखिए क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको सेंस ऑफ जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो देखना पड़ेगा। अभी प्रॉपर्टीज लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे मान लो ए क्रॉस बी है तो सेंस क्या हुआ,
फर्स्ट वेक्टर कौन है? तो फर्स्ट वेक्टर जो है वो आपका ए वेक्टर मान लो ऐसा है और बी वेक्टर मान लो ऐसा है। तो सेंस कहने का मतलब जो फर्स्ट है वही फर्स्ट होना चाहिए। तो राइट हैंड के पाम को आपको रखना है। तो देखो, अगर पाम को मैं ऐसे रखूं इस वेक्टर पे तो कभी ये उधर की ओर कर्ल हो सकता है, ऐसे तो कर्ल होगा नहीं। कर्ल होके कैसे? ऐसे कर्ल हो सकता है। तो पाम ऐसे नहीं रखे। पाम को अगर मैं ऐसे रखूं तो दूसरे तरफ कर्ल हो सकता है क्या? हाँ, कर्ल हो सकता है। तो ये देखिए, पाम को रखा ए पे, कर्ल किया बी की ओर। देखिए डायरेक्शन क्या आ रहा है थंब का? आउटवर्ड, मतलब जो आउटपुट होगा इसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो आया वो बाहर की ओर, ऐसा आउटवर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड होगा। यही बात बोला जा रहा है। चलिए अभी और एग्जांपल लेते हैं कि पहला वेक्टर पे पाम रख दीजिए, दूसरे वेक्टर की ओर कर्ल कीजिए। पाम रखने का दो तरीका हो सकता है, मैं ऐसे रखूं या ऐसे। खुद देख रहा हूं कि ऐसे रखूंगा तभी पहला से दूसरा की ओर जा रहा हूं, ऐसे रखने से कहां जा रहा हूं। तो इसका मतलब है ऐसे रखिए और इधर की ओर रोटेट कीजिए। चलिए अगला बार में आप लोग डायरेक्शन बताइए कि मान लीजिए ये दोनों वेक्टर है। पहला वेक्टर है इस तरीके का पी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है इस तरीके का क्यू वेक्टर। अब देखिए हमको आप डायरेक्शन बताइए दोनों का। पी क्रॉस क्यू ये किस डायरेक्शन में आ रहा है और क्यू क्रॉस पी ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन बताना है। देखो, पाम को हमको हमेशा रखना है वेक्टर के अलोंग, तो पहले P क्रॉस Q निकाल रहे हैं। तो ऐसे रखेंगे तो P से Q की ओर कहां जा रहे हैं, तो ऐसे रखना पड़ेगा। देखिए P के डायरेक्शन में पाम आ गया, Q की ओर कर्ल कीजिए। तो Q की ओर कर्ल किया तो जो अपना थंब है वो किधर जा रहा है? बोर्ड से अंदर जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन देखिए बोर्ड से अंदर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो होगा ही। P और Q किस में है? ब्लैक बोर्ड में है। तो आउटपुट का डायरेक्शन तो इसके परपेंडिकुलर होना ही है। तो P से Q कर्ल ऐसे हुआ, देखिए ये ऐसा मिल गया। सिमिलरली अब किसका डायरेक्शन चाहिए? सिमिलरली अब Q से P होना है। तो देखिए Q से P होने के लिए पाम को आप ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। ऐसे रखोगे तो P की ओर कहां जा रहे हैं? ऐसे रखिएगा तो देखिए Q से P की ओर जा रहे हैं। तो Q से P की ओर जब पाम जा रहा है, कर्ल ऐसे हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है? तो डायरेक्शन देखिए अब की बार जो डायरेक्शन आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि पहला के ऊपर पाम रखिए, दूसरी की ओर कर्ल कीजिए। पहला के ऊपर पाम रखिए, दूसरे की ओर कर्ल कीजिए। पहला डायरेक्शन ये होता है। ये डायरेक्शन को थोड़ा कम फॉलो कीजिए। दूसरा जो नियम है वो आपको और फास्ट डायरेक्शन दे देगा। उसको बोला जाता है स्क्रू रूल, कि जब आप स्क्रू वगैरह को टाइट करते वक्त ऐसा कभी होता है, भूल जाते हैं खोलना है, खोलने का डायरेक्शन में बंद होने लगता है क्या? ऐसा होता है। तो अब दोबारा नहीं होगा, इसको जिंदगी भर याद रख लो। क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। अगर स्क्रू को टाइट करना हो तो क्लॉकवाइज घुमाना, जैसे घड़ी घूमता है, और अगर स्क्रू को खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां कहीं क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो स्क्रू अंदर जाएगा, क्लॉकवाइज में इनवर्ड जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड आता है। तो CIA तक ऐसे ही याद रह जाएगा कि CIA एक बहुत ही फेमस एजेंसी है, नाम सुना होगा आपने। इन्हीं लोगों ने क्या किया था? लादेन को मारा था। तो CIA अमेरिका का एजेंसी है, बहुत ही पावरफुल है। पूरा दुनिया में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। जैसे अपने इंडिया में रॉ है और पाकिस्तान में ISI है, ऐसे ही रसिया में है, सभी देशों में है। तो अमेरिका का जो है CIA वो बहुत फेमस है। तो CIA में भी हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो CIA का नाम सुन रखा होगा। तो यहाँ पे इसको याद रखना। ये कैसे लगता है? देखिए ये ऐसे लगता है कि आप एक बार सेंस तय कर लो। जैसे मान लो मेरे को बोला किसी ने ये वेक्टर है A वेक्टर और ये वेक्टर है B वेक्टर। कोई बोल रहा है A क्रॉस B का डायरेक्शन बताइए, तो A वेक्टर से शुरू कीजिए और B वेक्टर पे चले जाइए। तो A वेक्टर से शुरू करके जब B वेक्टर पे जा रहे हैं
तो ये घड़ी का उल्टा है या घड़ी का सीधा है, तो घड़ी का उल्टा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज ना होके क्या है, एंटी क्लॉक है। तो हम लोग जानते हैं क्लॉकवाइज इनवर्ड, अगर एंटी क्लॉक है तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होना चाहिए। अगर सेंस जो है मल्टीप्लिकेशन का सेंस देखिए, ए से बी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन देखिए CIO के हिसाब से जो आउटपुट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए अभी अन्य एग्जाम्पल लिए हैं, बना ही हुआ है, इस रूल से लगा के देखिए, इस रूल से लगा के देखिए, तो ये P है और ये Q है, तो P से Q अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए P वेक्टर से अगर Q वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो P से Q देखिएगा, तो ये नियम को छोड़ के दूसरा फॉलो कर रहे हैं, तो P से Q देखो, घड़ी भी तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही 9 से 12 बजता है, तो घड़ी के डायरेक्शन में है, मतलब P से Q क्या हो रहा है, तो P से Q का देखिएगा तो सेंस कैसा है, सेंस देखिए क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने का मतलब आउटपुट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। तो दोनों में से जो नियम समझ में आए वो नियम लगा के आप आउटपुट का क्या कर सकते हैं, आप आउटपुट का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। कुछ कुछ चैप्टर्स में स्पेशली इसका जरूरत पड़ेगा, जैसे मैं लिस्ट बना रहा था, एक और चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां भी क्रॉस प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है। चलिए अब अगला बात देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का जो लिखना जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में तो पहला बात ये हो गया कि रिजल्टेंट या आउटपुट जो भी आप नाम बोलते हैं, कि रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, कि जो आउटपुट होता है इसका वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का एक वेक्टर होता है। दूसरा बात क्या है कि जो अपना ए क्रॉस बी है वो बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का, कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसा होता है, बराबर नहीं होते हैं, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। पहले भी आपने देखा था पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन कुछ और था और क्यू क्रॉस पी का डायरेक्शन कुछ और था। फिर अगला क्या है कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, कि पैरेलल वेक्टर्स जो है वो क्या होगा, वो जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स जीरो होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर ए वेक्टर को उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए ये ए वेक्टर है और दूसरा वाला वेक्टर भी ए वेक्टर है, तो दोनों ए ही है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री के बराबर। और हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, पहला का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। भाई साइन थीटा ही 0 हो गया तो अन्य लोगों से क्या मतलब है, तो ये ऐसा होगा। इसी आधार पे हम लोग 4 रिजल्ट क्या दे सकते हैं, इसी आधार पे हम लोग 4 रिजल्ट दे सकते हैं कि आई को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट में 1 हुआ था, क्रॉस क्या होगा, 0 होगा। जे को अगर जे से ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी 0 होगा, और के को अगर के से ही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो ये भी 0 होगा, कि उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ऐसा। अब उल्टा वाला के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, बहुत जगह इसका जरूरत पड़ता है। इसको बोला जाता है वेक्टर साइकिल। कि 5वां वाले के लिए देखिए क्या है कि मान लो अपने से अपना तो 0 होगा, ये बात पता चल गया,
तो यहां पे आई जे के ऐसा है, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो, कहने का मतलब अगर क्लॉकवाइज साइकिल में, तो क्लॉकवाइज साइकिल में हमेशा पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब देखो मेरा क्या है कि अगर आई को जे से करोगे तो ये के होगा, क्लॉकवाइज जो है क्लॉकवाइज चलने से पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव होगा। आई और जे का हमेशा के होगा, देखिए आई और जे का हमेशा के होगा। क्लॉकवाइज में आई जे के जब तक चल रहे हो पॉजिटिव, जैसे समझिए अगर जे को किस से करोगे, जे को आई से करोगे तो आप उल्टा चल रहे हो ना, तब आंसर क्या होगा, तब होगा माइनस के। जरूरत पड़ता है कभी कभी, बाकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का मेथड अभी जस्ट लेके आ रहे हैं। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली अगर मान लीजिए कहीं पे आप क्या कर रहे हो, सिमिलरली अगर आप ऐसा कर रहे हो कि क्लॉकवाइज चलना है, तो देखिए जे से अगर आप के जा रहे हो तो ये बात तय है, जे और के या के और जे मल्टीप्लाई होंगे तो आउटपुट आई ही आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आउटपुट प्लस आई आएगा। अगर आप के से क्या कर रहे हो, के से आई को, के से जे को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, यहां पे आउटपुट माइनस आई हो जाएगा। कि दो मल्टीप्लाई होंगे तो तीसरा ही आउटपुट होगा, लेकिन क्लॉकवाइज होने से प्लस, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस। कि आई से जे हुआ तो के आया, सिमिलरली जे से के हुआ तो आई हुआ। फिर वही बात वहां पे होगा कि अगर के को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लॉकवाइज में कर रहे हैं साइकिल में, तो यहां पे आउटपुट देखिए जे के बराबर होगा। यही काम अगर उल्टा कर ले कि आई को किससे कर ले, आई को के से कर ले, तो ये उल्टा साइकिल चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। कि अगर दो मल्टीप्लाई होंगे बनना तीसरा ही है, बस यहां पे ट्रायंगल बना दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह में इसका बहुत जरूरत पड़ जाता है ये ट्रायंगल का। कि देखो ये पहले भी हमने आपको कहा है कि फिजिक्स में जो पहला 5 चैप्टर है अप टू वर्क पावर एनर्जी, वो सभी चैप्टर्स का ये है कि यहीं से जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो सभी चैप्टर्स में आप यूज करोगे। तो यहां तक का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका यहां तक में फिजिक्स चला है, आगे और अच्छा चलेगा। तो यही बोला गया है, अगर क्लॉकवाइज साइकिल में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, अगर उल्टा साइकिल में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होना चाहिए, माइनस। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई जे के को। अब अगला बात जो है वो हम लोगों का छठा क्या है, सबसे लास्ट बात क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। कि यहां पे देखिए एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट। देखिए किसी डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ना है, पहले ये बात समझ लेते हैं। कि अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, जहां पे ये वाला रो जो है ये है ए बी सी, इस रो में ऐसा है ए बी सी ऐसा। जो अगला रो है वो है पी क्यू आर, कि ये वाला रो है ऐसा, और जो उसका अगला रो है वो एक्स वाई जेड ये है ऐसा। तो डिटर्मिनेंट को तोड़ने का क्या मतलब होता है कि देखिए जिसको आपने सेलेक्ट किया है, मान लीजिए सबसे पहले सेलेक्ट होगा ए, तो अगर मान लीजिए यहां पे ए सेलेक्ट हुआ है तो ए का जो अपना रो है वो गायब हो जाएगा और ए का अपना कॉलम गायब हो जाएगा। ए सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद क्या कीजिए, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q इंटू जे माइनस इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए y इंटू आर। ये टूटा तो पहला टर्म ऐसा बना, सबसे पहले ए के अलोंग टूटा। दूसरा किधर की ओर टूटता है, दूसरा टूटता है आपका बी के अलोंग। तो देखो जब बी के अलोंग टूट रहा होगा तो बी का अपना रो और अपना कॉलम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब दूसरे वाले के अलोंग टूटेगा तो बीच में माइनस लगेगा, बी वाले को
केवल अपनी तरफ से माइनस देना है। अब ये वाला अपना रो अपना कॉलम गायब हो चुका है, तो यहां पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और उसका मल्टीप्लिकेशन उससे हुआ कि अपना रो और अपना कॉलम को गायब कर दीजिएगा। तीसरा किसके अलोंग टूटेगा, तो तीसरी बार अगर मान लीजिए तोड़ने के लिए जाते हैं तो तीसरा बार जो टूटेगा वो सी के अलोंग। तीसरा बार फिर से प्लस देना है, खाली बीच वाले को निगेटिव दे देना है। तीसरा बार टूटा तो यहां पे देखिए इसका अपना रो इसका अपना कॉलम खत्म, तो मल्टीप्लाई होने के लिए क्या बचा, p से y बचा, x से q बचा। यहां पे p से y को कर दीजिएगा और x को q से कर दीजिएगा, ये ऐसा होगा। इसका क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए a नाम का कोई वेक्टर है, वो है axi ayj प्लस azk, ऐसा कोई a नाम का वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है आपके पास b नाम का वेक्टर, तो हम लोग जानते हैं किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका x में क्या वैल्यू है, y में क्या वैल्यू है और z में क्या वैल्यू है। कहीं नहीं रहेगा कोई, मान लो किसी के पास j नहीं है मतलब वो जीरो है, किसी के पास k नहीं है मतलब वो जीरो है। तो अगर आपको a क्रॉस b करना होगा, अगर आपको a क्रॉस b करना होगा तो मेथड फिक्स है। देखिए आई जे के कि ये ऐसा यहां पे आ जाएगा। फिर पहला वेक्टर को लिखिए, पहला वेक्टर का आई कंपोनेंट ax, जे कंपोनेंट ay और k कंपोनेंट az ऐसा। फिर अगला वेक्टर लिखिए, देखिए फॉर्मूला याद नहीं रखना, मेथड याद रखना है। अगला वेक्टर को लिखा गया bx by bz कुछ ऐसा। अब तोड़ने का तरीका देखिए, क्या बोला गया था कि किसके अलोंग पहले टूटेगा, तो आई के अलोंग। तो आई के अलोंग जब टूट रहा होगा तो आई का अपना रो अपना कॉलम खत्म कर दो, तो देखिए आई इंटू क्या होगा, ए वाई इंटू बी जेड। पहला इधर से इधर मल्टीप्लाई हुआ और इधर से इधर क्या होगा, माइनस बी वाई इंटू ए जेड, ये हो गया आई के अलोंग। सिमिलरली दूसरे वाले टर्म में क्या बोले हैं कि जब बीच वाला टूट रहा होता है, बीच वाले के टूटते वक्त क्या होता है, अपनी ओर से एक माइनस देना होता है। अब जे के अलोंग टूट रहा है तो जे लिख दिया गया, देखो रो तो ऐसे ही खत्म हो चुका है। अब जे का कॉलम खत्म हुआ तो ax किससे, इस कोना से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ax इंटू बी जेड, अभी पहला क्वेश्चन यही से लेते हैं, ax इंटू बी जेड bx इंटू ए जेड हो गया, bx इंटू ए जेड अगला वाला लिख दिया गया ऐसा। तीसरी बार टूटेगा तो किसके अलोंग, तो तीसरी बार देखिए के अलोंग। अब की बार बोला गया है माइनस मत दो तो प्लस रखो, तो प्लस के हो गया, इसका अपना कॉलम खत्म। देखिए ax किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ax जो है वो by से मल्टीप्लाई होगा और ay ये bx किससे मल्टीप्लाई होगा, ay से ऐसा। तो टेक्निक याद रखना है, आई के अलोंग तोड़े, इसका रो कॉलम खत्म, इसको इससे इसको इससे। जे के अलोंग एक स्पेशल बात याद रखना है कि जे को अपनी तरफ से माइनस देना है, इसका रो कॉलम खत्म, इसको इससे इसको इससे। फिर हो गया के अलोंग तोड़ेंगे, इसका रो कॉलम खत्म, इसको इसको इससे। तो ये आपका जो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका है ये बहुत काम का है। ये भी आपको कमिंग चैप्टर्स में इसका भी जरूरत पड़ेगा, जैसे हमने कहा रोटेशन और मैग्नेटिज्म में ये बात का भी आपको जरूरत पड़ेगा, वहां पे भी आप इसको पढ़ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोगों को कुछ क्रॉस प्रोडक्ट्स का क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ, देखिए बोल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कहीं पे बराबर है किसके, तो बराबर है √3 टाइम्स ऑफ जो डॉट प्रोडक्ट है इसके। तब आपसे पूछा जा रहा है कि देन द एंगल बिटवीन ए
एंड बी। पहला बोला जा रहा है 30 डिग्री, दूसरा बोला जा रहा है 60 डिग्री, अगला बोला जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ √3, उसका अगला बोला जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। बताइए कितना होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है। देखिए अगर क्वेश्चन में ये बात बोला है कि a क्रॉस b जो है वो √3 टाइम्स a डॉट b के बराबर हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b का जो आउटपुट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, तो आउटपुट हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप डायरेक्शन के लिए है कि जिस प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग एन कैप बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर बना है उस वेक्टर का क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड तो पता है कि भाई ए बी साइन थीटा इसके बराबर उसका वैल्यू है। सिमिलरली ए डॉट बी, तो ए डॉट बी में तो कोई समस्या ही नहीं है कि ए डॉट बी करके जो वेक्टर बनता है वो ए डॉट बी होने से जो होता है बनने वाला आउटपुट वेक्टर होता ही नहीं है कि ए डॉट बी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्केलर प्रोडक्ट रखा गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया है। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी जो है उसका क्या, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स है ए डॉट बी के बराबर। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। √3 इंटू ए डॉट बी, वो तो है ही स्केलर, तो वो ए बी किसके बराबर, तो वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। उसका वैल्यू देखिए क्या पुट किया गया, ए बी कॉस थीटा उसके बराबर पुट कर दिया गया। ए बी तो दोनों जगह वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड है। यहां से देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इतना बच गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर, √3 के बराबर। टेन थीटा कब होता है √3, तो टेन थीटा √3 होता है, शायद टेन 60 डिग्री होता है √3, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री। यहां से थीटा कितना पता चला कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशंस पे ऐसे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए, इसको हटा दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट सी वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर है, ए क्रॉस बी इसके बराबर है, कि सी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है। देन क्या बोला जा रहा है, पहला बात कि सी वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, कि सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। दूसरा बोला जा रहा है कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए प्लस बी वेक्टर के, कि सी वेक्टर उसके भी परपेंडिकुलर है। तीसरा बोला जा रहा है कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। और सबसे लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के, कि बी क्रॉस ए का भी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर। बताइए कौन सा इसमें से गलत लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि मान लो यहाँ पे ए और बी नाम का दो वेक्टर है, अगर ए और बी नाम का दो वेक्टर है
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी न किसी प्लेन में पड़े हुए होंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने माना किसी दो प्लेन में ऐसे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट का नियम ये बोलता है कि आउटपुट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही होगा। तो अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो रहा है तो सी वेक्टर का डायरेक्शन देखिए ऐसा होना चाहिए। तो अगर मान लो प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो गया तो प्लेन में जो कुछ भी है यही तो ब्लैक बोर्ड को ऐसे कर दिया गया है, तो उसके तो परपेंडिकुलर होगा ही। तो सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर होगा ही। अब दूसरा बात सोचो कि मान लो ये ए और बी दो वेक्टर है, ये पाम ही अगर प्लेन है तो ए और बी दो वेक्टर है, तो भाई इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे बीचों बीच होगा कि ए और बी का जो रिजल्टेंट आर होगा वो भी तो इसी प्लेन में होगा ना। तो कहने का मतलब ये बात सही है कि सी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट आर, कि ये दोनों वेक्टर अगर इस प्लेन में है तो इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से इनके बीचों बीच ही ना होगा, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, इसी प्लेन में होगा। तो सी परपेंडिकुलर टू द आर, तो सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी होना ही होना है। अगला वाला देखिए, तो सी परपेंडिकुलर किसके, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, बी भी तो उसी प्लेन में है। सबसे लास्ट क्या बच गया, देखो अगर ए क्रॉस बी, अपना नियम से भी सोचिए तो पाम ऐसे रखा घुमाया ऐसे, अगर ए क्रॉस बी ऐसे जा रहा है तो बी क्रॉस ए क्या होना चाहिए, बी क्रॉस ए उल्टा होना चाहिए। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देखिए कि बी क्रॉस ए कैसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सी इज क्या, सी इज नॉट परपेंडिकुलर टू किसके, बी क्रॉस ए, कि बी क्रॉस ए का परपेंडिकुलर सी नहीं है। कि अगर ए क्रॉस बी ऊपर है तो पहले भी आपने देखा है कि मान लो यहां पे कोई पी है और कोई क्यू है, आपको जो नियम लगाना है, दो नियम बताया गया है, पाम रूल लगाइए। पाम रूल लगाइएगा तो पी क्रॉस क्यू देखिए वो क्या हो रहा है, वो अगर आउटवर्ड हो रहा है, पाम रूल लगाओ, इस पे क्यू पे पाम रखिए, पी की ओर आइए, क्यू क्रॉस पी देखिए क्या हो रहा है, क्यू क्रॉस पी देखिएगा तो वो इनवर्ड होगा। बाकी वो लगाना है तो वो भी लगा लीजिए कि पी क्रॉस क्यू देखो अब की बार क्या हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्यू क्रॉस पी देखिएगा तो क्लॉकवाइज। तो ये क्यू क्रॉस पी क्लॉकवाइज है तो सी आई ए, तो क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आउटवर्ड। तो अगर ए क्रॉस बी ऊपर की ओर है तो बी क्रॉस ए नीचे की ओर होगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर तो कतई नहीं है, मतलब ट्रू कौन सा, स्टेटमेंट डी नहीं है। देखिए अगला जो बात है उसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बाकी आप अन्य चैप्टर्स में इसका और जरूरत पड़ेगा। कि मान लीजिए क्या बोला जा रहा है कि इफ द टू वेक्टर्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं, आर ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस के, तब हम लोगों से पूछ रहा है कि देन वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए यही बात हमने शुरू में कहा था आपको कि अगर इनको जोड़ना होता तो आई में आई जुड़ता। मान लो अगर ए प्लस बी चाहिए होता तो बहुत आसान, सबसे आसान 2 + 3 5i, यहां पे हो जाता 3j, यहां पे हो जाता 4k, जोड़ना होता तो सबसे आसान। अगर डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता तो वो भी आसान है। डॉट प्रोडक्ट में सिंपल बताया गया था, आई से आई को मल्टीप्लाई कीजिए, जे को जे से और के को के से, आपको डॉट प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोगों को क्या चाहिए, यहां पे हम लोगों को चाहिए इस बॉडी का क्या, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर का। तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा पेचीदा है, मुश्किल नहीं है कि अन्य जितना आसान नहीं है। मान लीजिए अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, पहला बात कि ए क्रॉस बी है कि बी क्रॉस ए है, ये बात पहला ध्यान रखना है। देखिए क्या बोला गया था, सबसे पहले आई जे के इसको लिख दीजिए,
फिर उसके बाद लिखिए कि अपना किसके लिए, अपना ए के लिए एक्स कंपोनेंट क्या है, ए के लिए वाई कंपोनेंट क्या है और ए के लिए जेड कंपोनेंट क्या है। फिर उसके बाद बी के लिए लिखिए कि बी के लिए एक्स कंपोनेंट क्या है, बी के लिए वाई कंपोनेंट क्या है और बी के लिए जेड कंपोनेंट क्या है। तो दूसरा वाला इसके लिए भी लिख दिया गया। अब देखिए, अब हम लोग यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि यहां पे अब कांस्टेंट में क्यों लिखेंगे, इसीलिए बोले थे कि फॉर्मूला याद नहीं करना है, टेक्निक याद करना है कि पहले आई जे के फिर ए का सभी वैल्यू तो 2 1 3 ऐसा लिख दिया गया, बी का सभी वैल्यू 3 2 1 ऐसा लिख दिया गया। फिर हम लोगों का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले आई के एलोंग टूटेगा, तो आई के एलोंग टूटते वक्त आई का रो कॉलम खत्म हो जाएगा। तो यहां से देखिए 1 इंटू 1 मतलब 1 बचा, -2 इंटू 3 6 बचा। पहला आई के एलोंग काम हो गया। दूसरा किसके एलोंग, जे के एलोंग टूटेगा, तो बीच वाले में विशेष ध्यान रखना है कि जे के एलोंग खुद से माइनस देना है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा देखिए, जे के एलोंग जब टूटा तो पहले इसका काम कर दीजिए, तो ये रो ये कॉलम खत्म है। यहां से यहां देखो तो क्या मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से यहां 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, यहां से यहां देखिए तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा। जे के एलोंग भी काम हो गया। के एलोंग बोला गया है कि बस बीच में निगेटिव देना है, बाकी आई और के अपना तरफ से प्लस रहेगा। के एलोंग जब आपने तोड़ दिया तो ये वाला खत्म हो गया। तो अब देखिए क्या बच गया, के एलोंग के लिए ये चारों बचा है। तो यहां से 2 इंटू 2 हुआ, तो पहला टर्म क्या हो गया 2 इंटू 2 4, दूसरा टर्म 3 इंटू 1 3। देखिए आपको क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। तो इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड ऑफ क्या, मैट्रिक्स मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अगर यूनिट वेक्टर्स के लिए करना है, कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर्स के टर्म में गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहां से देखिए, यहां से पहला टर्म हो जाएगा -5i, दूसरा देखिए 2 - 9, तो अंदर में -7, तो बाहर होके क्या हो जाएगा +7j हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए 4 - 3 प्लस के कैप। हम लोग शुरू में ही बोले हैं कि a क्रॉस b जो होगा वो एक वेक्टर होगा। देखिए वो एक वेक्टर है, आई जे के है। जब डॉट होता आई जे के खत्म हो जाता, 2 + 2 इंटू 3, पहला टर्म 6, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3, जो भी जोड़ के आ रहा है 11। देखिए ए डॉट बी एक स्केलर बन रहा है, एक नंबर बन रहा है, लेकिन ए क्रॉस बी क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी आपका एक वेक्टर बन रहा है ऐसा। चलिए एक लास्ट बात जो आपको यहाँ पे में भी जरूरत ना हो लेकिन समझना चाहिए जब पढ़ रहे हैं। देखो ये क्रॉस और डॉट आया ही क्यों, कि मान लो कहीं हम लोग डॉट पढ़ लिए क्रॉस पढ़ लिए, सवाल ये उठा कि भाई ऐसा क्यों, अपना मन मर्जी चल रहा है क्या, किसी को डॉट लगा देंगे और किसी में क्रॉस लगा देंगे। नहीं, ऐसा मन मर्जी नहीं चलता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको किस चीज का जरूरत है, जैसे देखो वर्क इक्वल टू डिफाइन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा इसके बराबर। तो देखिए यहां पे डॉट प्रोडक्ट कब लगाया जाता है, जब जब मुझे क्या चाहिए। देखो अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वेक्टर कंपोनेंट कुछ पढ़े हो, तो वेक्टर कंपोनेंट में अगर ये एंगल थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, तो एस कॉस थीटा इधर आएगा। तो देखिए जब हम लोगों को ये वाला पैरेलल कंपोनेंट इंपोर्टेंट हो, जब पैरेलल कंपोनेंट इंपोर्टेंट हो, कि यहां पे मेरे लिए क्या इंपोर्टेंट है कि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है। वर्क इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो जब पैरेलल कंपोनेंट मायने रखता है तो हम लोग कौन सा डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं।
अगला देखिए, जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का जरूरत समझा था, तो एक ही एग्जाम्पल लिया था, वो था टॉर्क का। कि देखिए यहां पे क्या है, अगर इस रॉड को खींचना है, मान लीजिए यहां पे हमने बोला था कि ये वाला कौन सा है, ये वाला आर वेक्टर है, ठीक है, और ये फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, और यहां पे हमने कहा था क्या, ये एंगल थीटा है। तो वेक्टर्स को तोड़ना बहुत पहले सिखाया गया रिजोल्यूशन, कि इस फोर्स को आप तोड़ सकते हैं, इधर की ओर एफ कॉस थीटा और इधर की ओर एफ साइन थीटा। आप अपने लॉजिक से सोच के बताइए कि इस रॉड को घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये एफ कॉस थीटा जिम्मेदार है या एफ साइन थीटा? क्या लगता है? सोच के ही लगता है एफ साइन थीटा। भाई एफ कॉस थीटा कहां से घुमा लेगा, ये तो इसको यहां से उखाड़ के ले जाना चाहता है। ये एफ साइन थीटा है जो चाहता है ये रॉड ऐसे गोल गोल घूमे। तो यही बात देखिए कि जहां कहीं भी फिजिक्स में हमको क्या इंपॉर्टेंट लगेगा, देखो जहां पैरेलल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट था वहां डॉट प्रोडक्ट यूज किया जाता है। यहां पे देखिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे पैरेलल कंपोनेंट चाहिए वहां पे डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेशन होता है, और जहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है। कि हमको क्या चाहिए, हमको कौन सा फोर्स चाहिए, हमको वो वाला फोर्स चाहिए जो क्या है, जो फोर्स परपेंडिकुलर टू क्या है, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर है। हमको उस फोर्स से कोई फायदा नहीं है, ये एफ कॉस थीटा हमको कोई एडवांटेज नहीं दे रहा है। यहां पे देखिए सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का जो ये कंपोनेंट है एस साइन थीटा कोई काम का नहीं है। तो ये एडिशनल बात आपको बताया गया कि डॉट और क्रॉस का प्रैक्टिकल क्या इंपॉर्टेंस है, कि जहां पे हमको पैरेलल कंपोनेंट्स मायने रखता है वहां पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, और जहां पे हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट मायने रखता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। तो ये हम लोगों का वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन था कि वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और उनका क्या मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। वेक्टर्स एक क्या है, एक नया तरीके का अलजेब्रा है। जैसे आप पहले अलजेब्रा सीखे जूनियर क्लासेज में, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, फिर उसके बेसिस पे बहुत कुछ सीखे, वैसे ही वेक्टर एक अलजेब्रा था कि फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी तो आएगा ही, मास, टाइम, ये सब तो कैसे डील करना है आपको पहले से पता था। अब फिजिक्स में कभी वेक्टर आ जाए तो उन वेक्टर को कैसे डील करना है, उन्हें कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये काम अब कैसे होगा, ये काम इस अलजेब्रा के बेसिस पे होगा। तो इसी के साथ हम लोगों का वेक्टर खत्म होता है। अब हेडिंग डालिए, क्या, अब हेडिंग डालिए, इसको बोला जाता है मोशन इन अ प्लेन और 2D मोशन। इसी को मोशन इन अ प्लेन बोला जाता है। थोड़ा सा 3D भी पढ़ लेंगे इसी में, क्या दिक्कत है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि जो बॉडी हम लोगों का पहले था कि मोशन इन 1D था, ठीक है। तो मोशन इन 1D में हम लोग क्या बोलते थे कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो हम लोग बोलते थे कि ये बॉडी का पोजीशन जो है, देखो जब एक ही डायरेक्शन हो तो कोई समस्या नहीं है, जब एक ही डायरेक्शन हो तो कोई उसको बोलेगा कि बॉडी का पोजीशन जो है, कोई उसको एक्स लिखेगा कि एक ही डायरेक्शन है। तो नाम में क्या रखा है, कोई बोलेगा कि t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, 1 पे कहाँ है, 2 पे कहाँ है, ऐसा हो सकता है। आप इसी को क्या बोलते थे, अगर मेरा मन करेगा एक ही तो डायरेक्शन है उसको मैं s भी बोल सकता हूं। तब आपको क्या चाहिए होता है, तब अगर आपको बॉडी का वेलोसिटी चाहिए होता था तो एक ही डायरेक्शन था तो आप उसको dx बाई dt बोलते थे, या फिर एक ही तो डायरेक्शन है उसी का नाम आपकी मर्जी s रखो, x रखो, एक ही तो डायरेक्शन है, यही तो स्ट्रेट लाइन है।
फिर बॉडी का आपको एक्सेलरेशन चाहिए था, तो आप क्या बोलते थे कि एक ही तो डायरेक्शन है, हम इसको जो बॉडी का वेलोसिटी आया है उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे कि एक ही ऐसे मूव करता है। देखिए अब जब बॉडी मोशन करेगा, क्या अब जब बॉडी मोशन करेगा 2D में, तो 2D मोशन में क्या होता है कि बॉडी अब एक प्लेन में मूव कर रहा है। कि अब मान लो पहले बॉडी यहां से यहां चला जाता था, आप बोलते थे डिस्प्लेसमेंट s के बराबर। अब की बार देखिए बॉडी यहां से अगर यहां पहुंच गया तो इस बॉडी का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं x, कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं x, और इस बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हुआ है, कि पहले जैसा समय नहीं है कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। अब अगर आप देखिएगा तो ये वाला बॉडी अगर यहां से यहां चला गया तो थोड़ा सा ये x में भी मूव किया है, थोड़ा सा ये y में भी मूव किया है। तो बॉडी का पोजीशन पहले आप बता देते थे एक ही कोऑर्डिनेट से, जिसका नाम या तो आपकी मर्जी x बोलो या आपकी मर्जी s बोलो, बस ये बताना काफी होता था। अब वो जमाना चला गया जब बॉडी का पोजीशन आप एक कोऑर्डिनेट के मदद से बता सकते हो। बॉडी 2D में ही क्यों, यहां से कोई बॉडी रवाना हुआ और यहां पे पहुंच गया तो उसका कुछ ना कुछ x में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ ना कुछ y में हुआ, कुछ ना कुछ z में हुआ। तो यहां पे 2D मोशन में क्या हो रहा है, 2D मोशन में हो रहा है कि बॉडी साइमल्टेनियसली मूव्स इन, कि जैसे जैसे वो x में मूव कर रहा है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहां पे x में किया है तो थोड़ा सा y में किया है, यहां तक पहुंचने के लिए x में किया है तो y में भी किया है। तो बॉडी यहां पे क्या है, साइमल्टेनियसली मूव इन, क्या मूव इन बोथ x एंड क्या, बोथ x एंड y डायरेक्शन। कि 1D मोशन में क्या होता था, बॉडी केवल एक डायरेक्शन में मूव करता था, उस डायरेक्शन में बॉडी का जो पोजीशन था वो टाइम पे डिपेंड करता था, उसको डिफरेंशिएट करके आप उस डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल देते थे। अब देखिए बॉडी एक में नहीं बल्कि दो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलिए सबसे पहला बात, अगर कोई बॉडी मूव करता है तो बहुत पहले हम लोगों ने बोला था कि एक चीज होता है जिसको पोजीशन या पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। कि मान लीजिए बॉडी कैसे स्पेस में मूव कर रहा है उसको ओरिजिन से कनेक्ट करने वाला वेक्टर। कि यहां पे देखिए अगर कोई बॉडी यहां पे है तो ये x, y ऐसा है, तो बहुत आसान। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब था, देखो आपको लिख के देगा कि द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज r वेक्टर इक्वल टू, जिसके बगल में I होगा मतलब वो x पोजीशन है, और जिसके बगल में j होगा वो बॉडी का y पोजीशन है। इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। कि ये पोजीशन में x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इन x x के बराबर है, y में कितना ऊपर चला गया है तो डिस्प्लेसमेंट इन y y के बराबर है। तो बॉडी केवल ना x में डिस्प्लेस्ड हुआ है ना y में डिस्प्लेस हुआ है। पहले भी तो हम लोग यही बोले थे कि यूनिट वेक्टर का मतलब ही यही था कि x में जो टॉर्च दिखाता है I, कि x डायरेक्शन में ये x अमाउंट से आगे है और y डायरेक्शन में ये y अमाउंट से आगे है। प्रैक्टिकली आपको ये कैसे दिखेगा, देखो प्रॉब्लम में प्रैक्टिकली आपको ये ऐसे दिखेगा कि प्रॉब्लम में बोलेगा कि बॉडी का पोजीशन वेक्टर जो है वो t² इंटू आई कैप ऐसा है, ठीक है, और बॉडी का पोजीशन वेक्टर जो y डायरेक्शन में है वो क्या है,
2t प्लस 1 इंटू क्या 1 इंटू जे कैप। तो आपको ये देख के सोचना है कि बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, अगर बॉडी का पोजीशन ऐसे दिया हुआ है तो बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम पे ऐसे डिपेंड करता है, और बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम पे ऐसे डिपेंड करता है। यही आपको सोचना है कि ये अगर बॉडी का बोल रहा है पोजीशन वेक्टर ऐसे है, कहने का मतलब कि बॉडी का समय के साथ, ये टाइम के साथ वेरिएशन का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, मतलब बॉडी कहां से मोशन शुरू कर रहा है 0,1 से। t इक्वल टू 1 पे ये बॉडी कहां चला गया, तो x इक्वल टू देखिए 1 के बराबर है, y इक्वल टू 3 पे 1 सेकंड बाद बॉडी यहां चला गया। इसको मैं बना देता हूं, t इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू कितना हो गया 4 के बराबर, y इक्वल टू देखिए 5 के बराबर। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, अब वो जमाना गया जब बॉडी एक लाइन में चल रहा था, नहीं, बॉडी पूरा ब्लैक बोर्ड के प्लेन में चल रहा है। कहां से शुरू किया, तो देखिए 0,1 यहां से शुरू किया, बढ़ के कहां चला गया, तो बढ़ के 1,3 पे चला गया, फिर कहां गया, फिर आपका गया 4,5 पे, तो फिर देखिए 4,5 पे, तो बॉडी का एक्स और वाई पोजीशन कैसे कैसे बदल रहा है, यही बात तो बॉडी का पोजीशन वेक्टर बताता है। तो आई के बगल में जो होगा, या तो प्रॉब्लम में डायरेक्टली ये दे दे तो काम आसान हो गया, बट प्रॉब्लम में कई बार डायरेक्टली नहीं देता है, बोलेगा बॉडी का पोजीशन वेक्टर ऐसे है, तो बॉडी का पोजीशन आपको ऐसे निकल जाएगा कि बॉडी का पोजीशन आपका एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ऐसा है। एक बार पोजीशन समझ गए, अब देखो हम लोगों ने बहुत पहले एक बात बोला था कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होता है वो एक दूसरे में कभी इंटरफेयर नहीं करता है, कि एक्स को y से मतलब नहीं है, y को x से मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस नेवर इंटरफेयर ईच अदर, कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ईच अदर एंड देयर रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देम, कि भाई रिजल्टेंट को दोनों से मतलब है, बाकी उन दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ, देखिए कि मान लीजिए पिछला एग्जाम्पल वैलिड है कि हमको दे दिया कि बॉडी का पोजीशन वेक्टर ऐसे है, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि प्रॉब्लम में आपको ऐसा ना देके कैसा दिया होगा, r इक्वल टू, कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट टाइम पे ऐसे डिपेंड करता है और y कोऑर्डिनेट टाइम पे ऐसे डिपेंड करता है। देखो यहां से आप क्या करो, यहां से आप दुनिया को अलग कर दो। देखो यहां से दुनिया को अलग करने का मतलब ये हुआ कि पूरा 2D मोशन प्रोजेक्टाइल तक हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, एक x का दुनिया होगा, एक y का दुनिया होगा। तो बॉडी का अगर पोजीशन वेक्टर पता है तो मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है। यही एग्जांपल दिया कि बॉडी का देखो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर बॉडी का पोजीशन वेक्टर पता है तो मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमको पता है y इक्वल टू 2t प्लस 1 ऐसा होगा। अगर मान लीजिए मुझे बॉडी का x डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, तो अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए तो x पोजीशन को डिफरेंशिएट कीजिए। अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए तो y पोजीशन को क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। कि अगर x डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएट करो, 2t के बराबर होगा।
वाई डायरेक्शन का पोजीशन वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएट कीजिए, केवल 2 के बराबर होगा। तो जिस डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए उस डायरेक्शन में क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, मिल जाएगा। सिमिलरली देखो, अगर मुझे जो अपना एक्स डायरेक्शन है, अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए, अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए, एक्स के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए। अगर एक्स के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिलेगा। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या कीजिए, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो वाई के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए। तो यही बात हमने कहा कि अगर एक बार आपको पता है कि बॉडी का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, आप एक्स के दुनिया को डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हो। अगर आप एक्स के दुनिया को, जैसे देखिए यहां डिफरेंशिएट किया है, तो एक्स के दुनिया का क्या हुआ है, आपको मिल गया है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वाई के दुनिया में भी मिल जाएगा। तो वही बात यह है कि हम लोगों ने क्या बोला कि बॉडी के लिए अगर देखिएगा तो बॉडी का मान लो अगर मुझे चाहिए क्या, अब बॉडी का मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए, तो इसीलिए तो यूनिट वेक्टर का जन्म हुआ है कि जिस बॉडी का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी vx है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी vy है, तो यही बात तो हम लोग बोलते थे कि x के आगे टॉर्च लगा दीजिए I और y के आगे टॉर्च लगा दीजिए J। ये देखिए बॉडी का वेलोसिटी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। हम लोग क्या बोले थे, अगर v का वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो v का देखिए अगर वैल्यू चाहिए होगा तो क्या करेंगे, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ऐसे v का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा a वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना हो तो जिस बॉडी का x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ax के बराबर और जिस बॉडी का y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ay के बराबर, तो इसी दिन के लिए तो यूनिट वेक्टर पढ़े थे कि I के डायरेक्शन में जो टॉर्च दिखाता है तो ax के बगल में I लिख देंगे। सिमिलरली y के डायरेक्शन के लिए तो ay के बगल में देखिए क्या लिख देंगे, j लिख देंगे, हो गया। अगर हमको कोई पूछे तो जैसे बोले, देखो यही बात बोल रहे थे कि x का दुनिया अपना चल रहा है कि x का पोजीशन गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करके x का वेलोसिटी, x का एक्सेलरेशन मिलेगा। y का दुनिया अपना चल रहा है, y का पोजीशन, y का वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के दुनिया में नहीं आ रहा है। हाँ, अब एक दुनिया क्या है, वो दुनिया है रिजल्टेंट का दुनिया कि कोई पूछे बॉडी x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है, तो नेट वेलोसिटी क्या है, तो बॉडी का नेट वेलोसिटी देखिए ऐसा है। कोई बोले कि बॉडी x में भी एक्सेलरेटेड है, y में भी एक्सेलरेटेड है, बॉडी का नेट एक्सेलरेशन कितना है, तो देखिए x की दुनिया शुरू में बोल रहे थे y की दुनिया, और एक क्या है, एक है अपना रिजल्टेंट का दुनिया कि x का दुनिया और y का दुनिया भी है, साथ साथ रिजल्टेंट का भी वर्ल्ड है। तो ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग एक दूसरे में कभी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, x और y। हाँ, रिजल्टेंट को x से भी मतलब है और y से भी मतलब है। रिजल्टेंट को यहां पे देखिए x से भी मतलब है और y से भी मतलब है, बट उन दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसी आधार पे जितना अभी सीखे हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर कल और देखेंगे मोशन इन 2D, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया जाएगा। चलिए इसको हटा के अगला बात देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम t एज, क्या बोला जा रहा है कि जो पोजीशन है वो डिपेंड कर रहा है टाइम t पे
आर वेक्टर इक्वल टू 4t क्यूब आई कैप प्लस 5t प्लस 2 जे कैप, then the velocity of this body at t इक्वल टू 1 सेकेंड, कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा। तो पहला बोल रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इस बॉडी का वेलोसिटी होगा 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बोला जा रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस बॉडी का वेलोसिटी होगा 13 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर। अगला बोल रहा है कि जो इस बॉडी का वेलोसिटी होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी वैल्यू जो होगी वो होगा 17 मीटर पर सेकेंड। और सबसे लास्ट में बोल रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका जो बॉडी का वेलोसिटी होना चाहिए वो 20 मीटर पर सेकेंड। बताइए कौन सा सही लग रहा है। देखिए अभी दो तरीके का हो गया। मोशन इन 1D पढ़े थे तो वहां पे भी बोला जाता था कि बॉडी का पोजीशन जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है t² प्लस 2t। तो अगर ऐसा गिवन होता था तो वहां पे देखने के साथ हम लोग बोल देते थे कि बॉडी का पोजीशन अगर ऐसा गिवन है तो मतलब ये 1D मोशन है, केवल और केवल एक डायरेक्शन है। तो जब एक डायरेक्शन होगा तब I और J क्यों बोलना है, केवल और केवल x में मूव कर रहा है। यहां पे देखिए ये वाला बॉडी जो है वो केवल और केवल x में मूव नहीं कर रहा है। इस बॉडी के लिए देखिएगा तो 4t क्यूब इंटू आई कैप। तो यही बात है, I और J बहुत काम का चीज है। शुरू से ही बोल रहे थे कि यूनिट वेक्टर का तो काम ही वही है कि डायरेक्शन दे देना। कि ये बोल रहा है कि बॉडी का एक्स पोजीशन जो है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वो 4t क्यूब पे बॉडी का एक्स पोजीशन डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली बॉडी का जो वाई पोजीशन है वो टाइम पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है बॉडी का वाई पोजीशन ऐसा है। यही बात हम लोग बोलते थे कि एक एक्स का दुनिया है। तो एक्स के दुनिया में देखिए बॉडी का एक्स पोजीशन कितना है तो 4t क्यूब है। वेलोसिटी अगर निकालना होता है तो कैलकुलस एप्लीकेशन में देखे हैं कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। पोजीशन को डिफरेंशिएट किया गया तो वेलोसिटी इन एक्स किसके बराबर मिला। तो 4 तो 4 रहा, जानते होंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। t क्यूब का होना चाहिए 3t²। तो वेलोसिटी इन एक्स क्या आया 12t² इसके बराबर है। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड पे x में वेलोसिटी 12 इंटू 1 12 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर x का वेलोसिटी आया। कि यही बात बोल रहे थे कि बॉडी को दोनों से मतलब है। एक बार x विभाग अलग हो गया कि भाई x का पोजीशन ऐसा है तो x का सब कुछ अलग हो गया, वहां का वेलोसिटी वहां का एक्सेलरेशन x का दुनिया समझे। सिमिलरली अगर आप y का बात करेंगे तो y के हिसाब से देखिए तो बॉडी का y पोजीशन कितना है। तो बॉडी का y पोजीशन जो है वो 5t प्लस 2 इसके बराबर बॉडी का y पोजीशन है। अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इन y जो है वो dy/dt होता है। तो dy/dt करोगे तो वेलोसिटी इन y देखिए t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो कितना आ गया 5 इंटू 1। तो 5 इंटू 1 किसके बराबर होगा तो 5 इंटू 1 देखिए 5 के ही बराबर होगा। तो ये 5 हो गया। अब देखो हो सकता है कोई डायरेक्शन का वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड ही ना करे कि y में देखो चाहे 1 सेकेंड हो x में डिपेंड कर रहा है। 1 सेकेंड पे t इक्वल टू 1, 2 सेकेंड पे कुछ और, 3 पे कुछ और। तो वह x वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। y में जिंदगी में कभी भी आके देखोगे तो y का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इसी के बराबर होगा। तो यहां पे देखिए निकल चुका है कि बॉडी का नेट वेलोसिटी में
कुछ कंट्रीब्यूशन आके x करेगा और कुछ कंट्रीब्यूशन आके कौन करेगा, y करेगा। x की ओर से कितना का कंट्रीब्यूशन है, तो x की ओर से देखिएगा तो x ने जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड का कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये 12 हो गया। y की ओर से देखिएगा तो y ने कितना का, तो y ने 5 का कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये 5j हो गया। ये देखिए बॉडी का वेलोसिटी i और j के टर्म्स में यहां पे निकला हुआ है। तो बॉडी का वेलोसिटी अगर i और j के टर्म में निकला हुआ है, देखिए x डायरेक्शन में कितना 12 का वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में कितना 5 का वेलोसिटी है। चाहे तो परपेंडिकुलर वेक्टर समझिए, चाहे तो यूनिट वेक्टर्स को समझिए कि अगर बॉडी का नेट वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, x में कितना है उसका स्क्वायर प्लस y में कितना है उसका स्क्वायर। यहां से अगर कीजिएगा तो x का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ के देखिए √169, मतलब इस समय बॉडी का वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो यही बात बोल रहे थे कि मोशन इन 1D में जो काम एक डायरेक्शन में हो रहा था, मोशन इन 2D में वही काम दो डायरेक्शन में होगा। कि मोशन इन 1D में केवल और केवल एक ही x में मूव कर रहा था, तो लिखते भी नहीं थे वेलोसिटी इन x कि एक ही डायरेक्शन में तो मूव ही कर रहा है। कौन सा दो डायरेक्शन का टेंशन है कि वेलोसिटी इन x लिखे फिर y लिखे। लेकिन 2D में क्या है, थोड़ा x में मूव कर रहा है, थोड़ा y में मूव कर रहा है, तो सबका ख्याल रखना पड़ेगा और x y दोनों को मिला के बनाना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे और आज के लिए आपको छोड़ दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग सच दैट इट्स कोऑर्डिनेट्स depends on time t as, कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रहा है कि टाइम t पे ऐसे डिपेंड कर रहा है कि x कोऑर्डिनेट के बारे में बोला जा रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहा है वो t³ प्लस 2t ऐसे डिपेंड कर रहा है x कोऑर्डिनेट, इसके बारे में बोला गया है। और y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि y कोऑर्डिनेट कैसे डिपेंड कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहा है 8t² प्लस t ऐसे कि x कोऑर्डिनेट ऐसा है और y कोऑर्डिनेट ऐसा है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बताइए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा, ये हमको निकालना। देखो इस बार और काम आसान कर दिया है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इनपुट कैसे दे सकता था कि बॉडी का पोजीशन जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे ऐसा t³ प्लस 2t इंटू आई कैप प्लस 8t² प्लस t इंटू जे कैप। मान लो ऐसा दे देता तो भी हम लोग निकाल देते। तो कभी कभी नीट ही है, एग्जाम ही है, जैसे मन वैसे इनपुट दे सकता है। तो कभी कभी ऐसे इनपुट देता है, कभी कभी ऐसे भी देता है। तो अगर ऐसे इनपुट दिया है तब तो ऑलरेडी उसने कह दिया है कि यहाँ पे दो दुनिया है कि बॉडी थोड़ा थोड़ा x में भी मूव कर रहा है और थोड़ा थोड़ा y में भी मूव कर रहा है। यहां पे देखिए बॉडी जो x में मूव कर रहा है तो बॉडी का x पोजीशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो t³ प्लस 2t, ठीक है, x पोजीशन ऐसे डिपेंड कर रहा है। अगर x पोजीशन ऐसे डिपेंड कर रहा है तो y पोजीशन के बारे में भी गिवन है कि y पोजीशन ऐसे डिपेंड कर रहा है। पहले x के दुनिया का हिसाब कर लेते हैं कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा
वो एक्स पोजीशन पे डिपेंड करेगा। एक्स वाला वेलोसिटी एक्स पोजीशन पे। डिफरेंशिएशन अगर इतना बेसिक नहीं जानते हैं तो समझने का कोशिश कीजिए कि टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू टी स्क्वायर की पावर पीछे आके एक कम कर दिया जाता है। 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 के बराबर। अगर एक्स डायरेक्शन में क्या चाहिए, अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्स वाले वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया जाए, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलता है। 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t प्लस बगल वाला, तो वो तो कांस्टेंट है, उसका हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन इन एक्स देखिए किसके बराबर आ रहा है, तो 6 इंटू टी इसके बराबर आ रहा है। अपने को कौन सा समय बोला गया है, 2 सेकेंड पे, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सेलरेशन इन एक्स जो होगा 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर। देखिए एक्स के दुनिया में वाई कुछ करने नहीं आया है। एक्स का कोऑर्डिनेट टाइम पे ऐसे डिपेंड करता है, तो एक्स का वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी पूछा नहीं है, एक्सेलरेशन का काम था, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्स का एक्सेलरेशन ऐसे निकाल दिए हैं। जो काम एक्स के दुनिया में किए हैं चलिए वाई के दुनिया में रिपीट करते हैं। तो वेलोसिटी इन y कैसा होगा, तो वेलोसिटी इन y जो होगा वो y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। तो dy बाई डी टी, यहां पे dy बाई डी टी निकालिए, तो dy बाई डी टी निकालोगे तो 8t स्क्वायर, तो 8 तो ठहरा 8, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t प्लस टी का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो वेलोसिटी इन y देखिए 16t प्लस 1 इसके बराबर ऐसा आया। अब y में एक्सेलरेशन पूछा है तो y में एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन इन y जो होगा वो y के वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करके मिलेगा। तो यहां पे देखिए 16 इंटू टी प्लस 1, तो 16 इंटू टी, तो 16 तो ठहरा 16, टी का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 अकेला है उसका 0। तो देखिए फिर से टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड हो कि 10 सेकेंड हो, एक्सेलरेशन इन वाई तो जिंदगी भर वही है, समय से मुक्त है। तो एक्सेलरेशन इन वाई, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इन वाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर आ गया। बॉडी का नेट एक्सेलरेशन में हम लोग यही बात बोलते हैं कि कुछ एक्स आके कंट्रीब्यूट करे, कुछ वाई आके कंट्रीब्यूट करे, ऐसा। तो यहां पे देखिए एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो एक्स का कंट्रीब्यूशन है 12 इंटू आई, y का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो y का कंट्रीब्यूशन है 16 इंटू जी। जे हो सकता है किसी दिन नीट में आंसर यही गिवन हो, ऐसे भी आंसर हो सकता है, ये भी है, या फिर जो ज्यादा आता है वो आता है नेट एक्सेलरेशन। तो देखिए x में कितना लगा है 12 का, y में कितना का लगा है 16 का। जैसे समझना है वही बात बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंडर होता है, वैसे समझिए, या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर एक्स कंपोनेंट स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर कुछ बन रहा है क्या परफेक्ट नंबर, तो 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक होता है 144 और दूसरा होता है क्या 256। 144 प्लस 256 यहाँ पे कीजिएगा तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो रूट अंडर 400 बन जाएगा। तो रूट अंडर 400 का क्या मतलब होता है, रूट अंडर 400 का मतलब होता है 20। तो देखिए नेट एक्सेलरेशन कितना आया 20। तो यही बात बोले हैं कि मोशन इन 1D मतलब मोशन इन 2D, 2D का मतलब क्या हो गया, दो 1D, ऐसे बनता भी होगा कैसे जी 2D, दो 1D मिलके ही तो 2D बना होगा जोड़ने से। तो अगर मोशन इन 2D देखिएगा तो दो मोशन होता है 1D में, उनका एनालिसिस अलग अलग होता है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। बाद में बोला जाता है कि रिजल्टेंट को दोनों से मतलब है, फिर बाद में, इसीलिए तो वेक्टर्स का नियम सीखा गया है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे मोशन इन 2D और प्रोजेक्टाइल मोशन कल फिर से देखेंगे। आज के लिए इतना ही।